हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, एग्जाम की तैयारी? आज हम क्या करने वाले हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा चैप्टर हम कवर करेंगे। तो बेटा सोशल साइंस में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, जिसमें से एक ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकंड अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो आपके ये जो चैप्टर है ना मार्जिनलाइजेशन, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, सेकंड है कन्फ्रंटिंग। तो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने समझ लिया, मतलब अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। आज हम कवर करेंगे उसका सेकंड पार्ट, और वो है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। अब बेटा देखो, इस चैप्टर में आपने मार्जिनलाइजेशन तो समझ लिया कि आखिर ये मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कितनी सारी चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ती है, कितनी मतलब लाइफ कितनी बुरी हो जाती है। अब कब तक देखो, कब तक कोई पर्सन ये सारी चीज़ें झेल सकता है? उसके साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जैसे कास्ट के बेसिस पे अपन बात करें तो इतना भेदभाव हो रहा है, तो वो कब तक, एक तो लिमिट होगी ना उसकी, कब तक ये सारी चीज़ें सहन करेगा? कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब वो उसके अगेंस्ट बोलेगा, आवाज़ उठाएगा। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि मार्जिनलाइजेशन हमने समझ लिया, पर अब इस मार्जिनलाइजेशन को कैसे कन्फ्रंट करना है, कैसे उसको रोकने के लिए हमें एक्शन लेने होंगे, क्या क्या हमारी कंट्री में हुआ जिससे कि जो मार्जिनलाइजेशन था उसको रोका जा सके, उसको खत्म किया जा सके। मार्जिनलाइजेशन एक और बार मैं आपको बता देती हूँ, मार्जिनलाइजेशन का मतलब जब हम किसी भी पर्सन को उसके लैंग्वेज के बेसिस पे, उसके अपीयरेंस के बेसिस पे, उसकी रिलीजन के बेसिस पे, उसकी कास्ट के बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे मेन सोसाइटी से अलग कर देते। और जब हम उसको मेन सोसाइटी से अलग कर देते, उसको एक्सक्लूड कर दिया हमने, तो उसके साथ धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होने लग जाता है। और उस भेदभाव की वजह से लाइफ कितनी हेल हो जाती। तो ये मार्जिनलाइजेशन, और इस मार्जिनलाइजेशन को कैसे कन्फ्रंट करना है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, कि कैसे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने, हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स लिए जिससे कि मार्जिनलाइजेशन का दी एंड हुआ। हम बिल्कुल दी एंड तो नहीं बोल सकते, पर हाँ काफ़ी हद तक पहले जो चलता था ना उसके कंपैरिजन में आज हम देखेंगे तो मार्जिनलाइजेशन बहुत कम हो चुका है। अब तो रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में आपको मिलेगा, अदरवाइज मार्जिनलाइजेशन नहीं है। इन दिस चैप्टर वी हैव एक्सप्लोर्ड हाउ वेरियस ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल चैलेंज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कैसे वो जो इतने अलग अलग लोग थे ना, जैसे अगर लोअर कास्ट की बात करें तो वो लोग हो गए जिनको भी मार्जिनलाइज किया गया, तो इन लोगों ने इस प्रॉब्लम को कैसे सामना किया, मतलब कैसे फेस किया, और किस तरीके से अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब हमने जो मार्जिनलाइज कैटेगरी पढ़ी थी, आदिवासीज, बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ लिया आदिवासी के बारे में, आदिवासी कौन थे, कैसे उनके साथ मार्जिनलाइजेशन हुआ। दलित्स को हमने पढ़ा। दलित्स कौन? दलित्स वो जो लोअर कास्ट, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो दलित जिनको कास्ट के बेसिस पे हमने अलग कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। मुस्लिम्स, विमेंस, मुस्लिम माइनॉरिटी के बेसिस पे, विमेंस, इसमें भी जेंडर के बेसिस पे हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जितनी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, असर्ट दैट इज सिटीजन ऑफ आएगा बेटा, है ना, ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दे हैव इक्वल राइट्स दैट मस्ट बी अपहेल्ड। तो हमारी जो कंट्री है ना, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स मिलते हैं, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी पर काम किया जाता है, सब पर्सन की वैल्यू है, इक्वल वैल्यू। तो जब हम ऐसी कंट्री में रहते हैं तो ये इस तरीके के भेदभाव कैसे किए जा सकते हैं? तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाना है? बिल्कुल ख़त्म किया जाना है। तो हमने हमारे राइट्स को यूज़ किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ किया, गवर्नमेंट ने नए नए लॉज बनाए जिन सबसे मार्जिनलाइजेशन का दी एंड हुआ। Many of these groups turn to the Constitution of India to seek justice and address their concern. अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में
जैसे आपने राइट पढ़ा भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फंडामेंटल राइट्स मिले। फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट है जो जिसमें माइनॉरिटीज़ अपने इंटरेस्ट को, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्टेब्लिश कर सकती है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकती है। तो ऐसे केस में जब हमारे साथ मान लो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है या हमें सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, तो अगर हम अवेयर हैं, हमें अवेयरनेस है, जानकारी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हम जा सकते हैं किसके पास, कोर्ट्स के पास, जुडिशरी के पास, कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और इस पर हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो अपना डिसीजन मेकिंग करेगा, हमारे लिए फेवरेबल डिसीजन सुनाए जाएंगे। तो वी एग्जामिन व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रगल्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो हम यहाँ पे आगे ये भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। Additionally, we will discuss how rights are transformed into laws that protect these groups from ongoing exploitation। अब इसके अलावा कि जो हमारे राइट्स हैं, जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से लॉज में कन्वर्ट किया गया, ऐसे कौन कौन से लॉज बनाए जिन लॉज की वजह से इस मार्जिनलाइजेशन को ख़त्म किया गया, हम उन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। और इन लॉज के थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमारी कंट्री में वो सारे ग्रुप्स मतलब जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके साथ मार्जिनलाइजेशन होता है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे उन लोगों का ये चीज़ें मतलब मार्जिनलाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म हुआ, किस तरीके से गवर्नमेंट ने लॉज को फॉलो करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई, प्रोग्राम्स चलाए, ताकि हमारी कंट्री में सभी लोगों को, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। किससे रिलेटेड? जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, हर तरीके की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो यहाँ पे देखो सबका अलग अलग रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए, तो उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने का राइट किस हम मतलब हमारे पास है, और हम जुडिशरी के पास जा सकते। फिर हमारी गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया, गवर्नमेंट ने इस तरीके से मतलब लॉज बना रखे हैं जिनसे मार्जिनलाइजेशन ना हो। तो हम यहाँ पे वही डिफरेंट मैथड्स पढ़ने वाले हैं कि कैसे इस मार्जिनलाइजेशन को ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बेटा? ये आपने जब हमने फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स भी बताए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीजन को मिलते हैं। अगर वो राइट्स आपके कोई भी एक्सप्लॉइट करेगा आपको, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई भी वायलेट करेगा तो हमारे पास राइट है ये कि हम डायरेक्ट कोर्ट सिस्टम मतलब जुडिशरी सिस्टम के पास जा सकते हैं और हमारी बात सुनी जाएगी, उस पर डिसीजन लिया जाए। तो इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इस मार्जिनलाइजेशन को खत्म किया गया। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये सबके लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कुछ भी मैटर नहीं करता, बस आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो आप सबके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका जेंडर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कलर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन से रिलीजन के हो, कौन सा लैंग्वेज बोलते हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडियन सिटीजन को इक्वली मिले हुए। As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. अब आगे, they assert their fundamental rights, pushing the government to recognize injustice. अब क्या हुआ कि जितने भी marginalized थे, जैसे अपन आदिवासी की बात करते हैं, ठीक है, जैसे अपन दलित्स की बात करते हैं, तो इन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक लोअर कास्ट का पर्सन है, वो खुद देख रहा है कि मुझे एजुकेशन नहीं मिल रही है और जो अपर कास्ट का है उसको एजुकेशन मिल रही, तो ऐसे केस में उसको समझ आ रहा है ना कि यहाँ तो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है,
हमारे फंडामेंटल राइट में तो हर सिटीजन इक्वल है। अगर आप कास्ट के बेसिस पे भेदभाव कर रहे हो तो मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हो। तो जब उस पर्सन को ये बात समझ आ रही है तो वो गवर्नमेंट से बोलेगा कि हमारे साथ इनजस्टिस जो भी हो रही है इसको रिकॉग्नाइज करो, इसको सॉल्व करो। तो अपने फंडामेंटल राइट्स की हेल्प से मार्जिनलाइज्ड पर्सन क्या कर सकता है, अपने साथ जो भी उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, दे डिमांड द एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज, समटाइम्स इन्फ्लुएंसिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू लॉज अलाइंड विद फंडामेंटल राइट। और क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे कोई लॉज बने हो बहुत सारे, अभी अपन आगे पढ़ेंगे भी, तो जो भी लॉज है उन लॉज को गवर्नमेंट को एनफोर्स कराना है, लागू कराना है। अगर नहीं कराती है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते, तो उन लॉज को एनफोर्स कराओ। इसके अलावा अगर सपोज करो कोई लॉ नहीं है और किसी भी पर्सन के साथ कास्ट के बेसिस पे भेदभाव किया जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो नए लॉज बनाने के लिए गवर्नमेंट को पुश कर सकता है। जैसे प्रेशर ग्रुप्स, यानी लोग गवर्नमेंट पे अटैक करेंगे, एक तरीके से अटैक इन द सेंस कि गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए। अगर नहीं बना रही है, हमारी कंट्री में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में सख्त खिलाफ है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी, और फिर भी हो रही है तो गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के थ्रू सिटीजन्स क्या करेंगे, जो भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो अपने साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है एक्सप्लॉइटेशन इसके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। The problems faced by people who have fewer opportunities have made the government create new rules that match the main ideas of fundamental right. अब जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, यानी जो भी मार्जिनलाइज, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, किसी ना किसी बेसिस पे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो अपने मतलब गवर्नमेंट को फोर्स करेगा, गवर्नमेंट को पुश करेगा कि हमारे लिए लॉज बनने चाहिए। क्योंकि और किस बेसिस पे आज हम बोल रहे हैं, सपोज मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और मैंने पूरा ग्रुप बना लिया और गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं नहीं लॉज बनाओ, तो किस बेसिस पे? हम ऐसे ही थोड़ी गवर्नमेंट से कुछ बोल सकते। तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट मतलब हर एक सिटीजन का राइट है, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को नहीं फुलफिल किया जा रहा है तो वो हम फोर्स डाल सकते, गवर्नमेंट पर प्रेशर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हर सिटीजन को ये राइट है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, अब देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सब लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक पूरी अपनी कंट्री में एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सुप्रीम पावर जिसे बोला जा सकता है। और उस बुक में जो भी चीज़ें लिखी है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हैं, उनके बेसिस पे हमारी कंट्री चलती है, और उसी बुक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंसान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट्स, ड्यूटीज सब कुछ मेंशन, और उन्हीं के बेसिस पे हमारी कंट्री को रन किया जाता है, गवर्न किया जाता है। अपने इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ये कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे इंडिया सेक्युलर कंट्री है, ये कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में क्या बताया गया? That in a democratic government, untouchability is banned, giving Dalits the right to go to school, visit temples and use public places. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने ज़माने में ना जो लोअर कास्ट के होते थे उनको मतलब उन बच्चों को स्कूल में बैठना अलाउ नहीं था, वो मंदिर नहीं जा सकते, वो पब्लिक प्लेसेस यूज़ नहीं कर सकते, उनको कि लोअर कास्ट के तो मतलब अनटचेबल है, इनको हम टच नहीं करेंगे, कि ये तो छुआछूत है, मतलब इस तरीके से अपनी कंट्री में ऐसी प्रैक्टिस चलती थी। अब ये गलत है, आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, गांधी जी भी इसके सख्त खिलाफ थे कि हम कास्ट के बेसिस पे किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि सारे काम इम्पॉर्टेंट है, तो क्या लोअर कास्ट क्या अपर कास्ट। तो अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के थ्रू बैन किया कि ये कंट्री में नहीं चलना चाहिए। अगर इस तरीके की अनटचेबिलिटी हमारी कंट्री में चलेगी तो हमारी कंट्री कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इस अनटचेबिलिटी को बैन किया गया, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया ना कि अनटचेबिलिटी बैंड है, अगर कोई भी इस तरीके की प्रैक्टिस करता है तो वो ऑफेंस माना जाएगा, गुनाह माना जाएगा, और उस गुनाह की सज़ा मिलेगी।
जेल मिल सकती है, पेनल्टी लग सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, उन सारे लोगों को, मतलब जो भी लोअर कास्ट के थे उन सारे लोगों को राहत दी, उनको राइट दिया कि अब वो भी पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी स्कूल जा सकते हैं, उन्हें मंदिरों में जाना है तो जा सकते हैं, उनको पब्लिक प्लेसेस यूज़ करनी है तो यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इनकी लाइफ एकदम अलग थी, मार्जिनलाइज थी, बहुत बुरा होता था इन सब चीज़ों के बेसिस पे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो पनिशेज एनीवन हु प्रैक्टिस, और अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है, सपोज मैं अनटचेबिलिटी कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नहीं इस बच्चे को तो नहीं टच करूंगी, ये तो ऐसा वैसा लोअर कास्ट है, ये है वो, तो क्या होगा, अगर मेरी कोई कंप्लेन कर दे तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ये हमारे कंट्री का लॉ है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी किसी भी बेसिस पे, ना कास्ट के बेसिस पे, ना कलर के बेसिस पे, ना जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना लैंग्वेज के, किसी भी बेसिस पर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी इस कंट्री में। एक हमने पढ़ा कौन सा, आर्टिकल 17। अब जब से कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रूल बनाया है तब से मार्जिनलाइज लोगों का थोड़ी राहत मिली, उन्हें उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हुई ना, समझे आप। इसी तरीके से एक और आर्टिकल आया, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 पर तो बेटा पता है एक मूवी भी बनी हुई है, बॉलीवुड मूवी। तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, एम्पावरिंग दलित टू सीक इक्वालिटी वेयर डिनाइड। अब आर्टिकल 15 में क्या था, हमारी कंट्री में पहले इतने सारे बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे इनइक्वालिटी की जाती थी। जैसे कि ये छोटी कास्ट का है, ये अपर कास्ट का है, ये तो अमीर है, ये गरीब है, तो जो भी मतलब कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो लोअर कास्ट को राइट्स नहीं मिल रहे, उन्हें एजुकेशन का राइट नहीं है, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो ये सब होता था। तो इस आर्टिकल 15 ने इसको भी ख़त्म किया कि हमारी कंट्री में हर पर्सन क्या होगा, ईच एंड एवरी सिटीजन इज इक्वल, कि हर इंसान इक्वल होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सेक्स, कुछ भी, ठीक है। आप चाहे कोई से भी कलर के हो, कोई से भी क्रीड के हो, कोई से भी रिलीजन के हो, लेकिन आप सब इक्वल माने जाओगे इस कंट्री में। तो ये आर्टिकल 15 बना, क्लियर। तो इस आर्टिकल 15 से फिर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उनको इक्वली ट्रीट किया जाने लगा, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी ना, जो कि पहले नहीं मिलती थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने हेल्प करी। Then Dalits and other small groups use their basic rights when they are treated badly by people groups or the government. आज मान लो आज के टाइम पे कोई भी जो लोअर कास्ट का है, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है, उसके साथ बेटर ट्रीटमेंट नहीं होता, उसे जॉब नहीं मिल रही, उसे एजुकेशन के लिए स्कूल वाले बोल रहे हैं हम एडमिट नहीं करेंगे अपने स्कूल में क्योंकि आप लोअर कास्ट को, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते, हम उस पर FIR कर सकते हैं, हम पुलिस के पास जा सकते हैं, हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए, तो कोई इन सब चीज़ों को वॉयलेट नहीं कर सकता। दे आस्क द इंडियन गवर्नमेंट टू फॉलो द रूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फेयर। अगर गवर्नमेंट भी इस तरीके से भेदभाव करेगी तो हम गवर्नमेंट पर भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी बोलेंगे कि गवर्नमेंट को लॉज फुलफिल करने पड़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। मतलब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी है वो गवर्नमेंट को भी माननी पड़ेगी। तो इन सब के बेसिस पे इस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन डे बाय डे कम हुआ है। माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑल्सो यूज देयर राइट्स फॉर रिलीजन एंड कल्चर। अब जो लोग माइनॉरिटी थे, माइनॉरिटी मतलब जो लोग नंबर्स में कम थे, उन लोगों का, अब उन लोगों के साथ क्या होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई राइट नहीं देता तो जो भी मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी मतलब जो नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग क्या करते हैं, माइनॉरिटी को हमेशा डोमिनेट करते, माइनॉरिटी को उनका रिलीजन फॉलो करने नहीं देते, उनका कल्चर फॉलो नहीं करने देते, अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने हिसाब से उनको चलाते। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी के लिए भी राइट गिवन है कि माइनॉरिटी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकती है, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश कर सकती है, अपने रिलीजन को प्रिजर्व कर सकती है, और कोई भी इस पर कोई भी इन द सेंस कि कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप डोमिनेट नहीं करेगा, ये माइनॉरिटीज़ का फंडामेंटल राइट है। तो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी,
अनटचेबिलिटी भी बैन कर दी, तो अनटचेबल्स को भी प्रोटेक्शन दे दिया, और हर इंडिविजुअल को आर्टिकल 15 के थ्रू इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी। अब इन सब के बेसिस पे देखो अपनी कंट्री में मार्जिनलाइजेशन होगा खत्म? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट, डिफरेंट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स लाइक मुस्लिम्स एंड पारसीज कैन प्रोटेक्ट एंड डिसाइड हाउ टू कीप देयर ट्रेडिशन। अब ये डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजियस ग्रुप जैसे मुस्लिम्स और पारसीज का बता रखा है, ये लोग कौन है? माइनॉरिटीज, मतलब नंबर्स में कम है, तो इनके पास भी फंडामेंटल राइट है, ये भी अपने रिलीजन, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, इन सबको प्रिजर्व कर सकते। अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता तो फिर इनके साथ प्रॉब्लम होती, क्योंकि फिर मेजॉरिटी रिलीजन या फिर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो इनको डोमिनेट कर सकती थी। लेकिन यहाँ फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गिवन किया है, इसलिए ये लोग प्रोटेक्टेड है, हमारी कंट्री में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, एकदम सिक्योर्ड और सेफ लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको वो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर एवरीवन हैज कल्चरल राइट्स, स्टॉपिंग द मेजॉरिटी फ्रॉम कंट्रोलिंग और वाइपिंग आउट द कल्चर्स ऑफ स्मॉलर ग्रुप। कि अगर कोई भी मेजॉरिटी रिलीजन या फिर हम बोलेंगे जो भी नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से माइनॉरिटी को क्या कर रहा है, उनके कल्चर को फॉलो नहीं करने दे रहा, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए रोका जा सकता है। जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी वालों को बोलेगी कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम अपने हिसाब से रहेंगे, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले। अगर फिर भी मेजॉरिटी डोमिनेट करने की कोशिश करेगी तो माइनॉरिटी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो इस तरीके से माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन मिली है। Hence, Dalit can use a fundamental right when they believe they have been treated unfairly. तो कभी भी किसी भी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है, उसको अनफेयर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, बैड ट्रीटमेंट उसके साथ हो रहा है, अब वो चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग कर रहा हो या उसके साथ कोई गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो फिर ऐसे केस में वो दलित सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। दे हैव आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रीट देम फेयरली। वो गवर्नमेंट को बोल सकता है कि मैं भी इंडिया का सिटीजन हूँ, इक्वल राइट्स है मेरे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो गवर्नमेंट को इक्वली या फिर फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट, ये हमने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मार्जिनलाइज्ड के लिए क्या क्या एक्शन किए, मतलब क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या एफर्ट्स किए ताकि मार्जिनलाइजेशन कम होता जाए। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है लॉज की। लॉज, ऐसे कौन से लॉज बनाए गए हैं जिनकी वजह से, जिन लॉज की वजह से मार्जिनलाइज्ड के साथ प्रॉपर या फेयर ट्रीटमेंट होने लगा। द गवर्नमेंट मेक लॉज फॉर एवरीवन एंड ऑल्सो फॉर ग्रुप्स दैट नीड एक्स्ट्रा हेल्प। तो गवर्नमेंट क्या सबके लिए लॉज बनाती है? अब जो लोग, मतलब जो किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं या फिर जिनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता, तो उनके लिए गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करती है। अब उसके लिए उनको अगर कुछ अलग पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाने पड़े तो वो भी बनाती। समटाइम्स दीज रूल्स कम फ्रॉम थिंग्स लाइक मेकिंग अ ग्रुप और आस्किंग पीपल क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जैसे अपन आगे पढ़े, गवर्नमेंट ट्राइज टू मेक दीज रूल्स नोन टू हेल्प दीज। अब जैसे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, रूल्स जैसे अपन बात करते हैं रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन जब आया अभी के टाइम पे तो भाई बहुत इस पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लेकिन जब ये रिजर्वेशन आया था उस टाइम पे हमारी कंट्री की एक्चुअल सिचुएशन क्या थी? हमारी कंट्री में ना बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट के बेसिस पे या फिर हम और भी अदर बेसिस देखें, उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। अब ऐसे में क्या था कि जो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो तो खूब आगे बढ़ रहे हैं, खूब ग्रो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। पर जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, वो बहुत बुरी लाइफ जी रहे। अब ऐसे केस में एक ग्रुप तो जा रहा है इतनी ऊंचाई पे, एक ग्रुप बेचारा नीचे बैठा हुआ है। अब कंट्री का इक्वल डेवलपमेंट करना है तो दोनों को बराबर बराबर तो लाना पड़ेगा ना, तभी तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज हमारी कंट्री में तो सोशल गैप्स कितना बढ़ेगा, रिच रिच होता जाएगा, पुअर पुअर होता जाएगा, तो एक ही इंडिया में दो इंडिया बसेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई।
जिनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिनको भी पहले कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, उनको रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू बेनिफिट मिलने लगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में उनको प्रिविलेजेस मिलने लगे, ठीक है, बेनिफिट्स, हम बोलेंगे बेनिफिट्स मिलने लगे। तो इसकी वजह से क्या गवर्नमेंट चाहती थी कि सबका इक्वल, सबको मतलब इक्वालिटी मिले, सबकी ग्रोथ इक्वल हो, ताकि हमारे ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ हो सके। तो इसीलिए इस पॉलिसी को बनाया गया था। गवर्नमेंट वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट दीज पॉलिसीज टू गिव चांस टू सर्टेन ग्रुप। तो गवर्नमेंट इसके लिए, और सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं, बहुत से अलग अलग पॉलिसीज बनाती है। जैसे गवर्नमेंट ना बच्चों को, जो भी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जब वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके प्रॉपर रहने की फैसिलिटीज़, ठीक है, जैसे हॉस्टल्स वगैरह हो गए, उनको फूड बहुत कम रेट्स में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें फूड प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ भी बनाती है ताकि उन लोगों की ग्रोथ हो सके, उन लोगों का डेवलपमेंट हो सके। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट मेक स्पेशल प्लान्स इन एरियाज विद मेनी ट्राइबल और दलित पीपल फॉलोइंग द रूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे वो कौन से स्पेशल प्लान्स की बता रखी है, बात देखो। दे गिव फ्री और चीपर हॉस्टल्स टू दलित एंड आदिवासी स्टूडेंट्स सो दे कैन गो टू स्कूल दैट आर नॉट इन देयर एरिया। कि अगर मान लो कि कोई भी आदिवासी, अगर उसके पूरे एरिया में कोई स्कूल नहीं है, पर वो चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, तो वो स्कूल भेजेगा, तो दूसरी जगह, दूसरी सिटी में जाना पड़े। अब वो दूसरी सिटी में तो भेज देगा, पर लेकिन दूसरी सिटी में वहाँ रहने का खर्चा, स्कूल का खर्चा, खाने का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट फ्री या फिर जो चीप रेट्स में उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, ठीक है, इसके साथ फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके, उनकी भी ग्रोथ हो सके, जिससे इतना जो गैप बढ़ रहा है सोसाइटी में, ये गैप कम हो जाए। ऑल्सो गवर्नमेंट मेक लॉज लाइक द रिजर्वेशन पॉलिसी। इसके अलावा गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी बनाती है ताकि सभी लोगों का इक्वल डेवलपमेंट हो। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जिनको मार्जिनलाइज बोला जाता था, और मार्जिनलाइजेशन की वजह से जिनकी कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है, वो आगे बढ़ सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए रिजर्वेशन बनाया गया है। दिस हेल्प फिक्स अनफेयरनेस फ्रॉम द पास्ट। और इस पॉलिसी की वजह से जो भी अनफेयरनेस होती थी, जो भी इतना बुरा ट्रीटमेंट होता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और हमारी कंट्री में सभी के साथ, मतलब सभी को इक्वल समझा जाए। ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी मतलब ग्रो कर रहे थे वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाए, और जो भी मार्जिनलाइज थे उनका कोई ग्रोथ और कोई डेवलपमेंट नहीं हो। तो सबका इक्वल डेवलपमेंट हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है? जैसे गवर्नमेंट कीप लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट पीपल नीड प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब फॉर स्कूल एंड गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन। तो क्या होता है कि जब अपन रिजर्वेशन के लिए हमें अप्लाई करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लिस्ट बना के रखती शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो आपके, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी नहीं तो आप 9th क्लास में होगा कि हमें ना कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होता है। तो उस कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलेगा। अगर ऐसे रिजर्वेशन मिलता है तो सभी ये बोल देते हैं अरे हम तो दलित है, हमको रिजर्वेशन चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं किसी को रिजर्वेशन देती, गवर्नमेंट प्रूफ मांगती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ता है, और उसकी वजह से फिर स्कूल्स में, मतलब एजुकेशन में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या मिल जाती है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब रिजर्वेशन मिलता है। क्लियर? रिजर्वेशन आप समझ होंगे रिजर्वेशन क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि हम लोगों को कहीं घूमने जाना होता है, तो हम ट्रेन्स में क्या करवा लेते हैं, रिजर्व सीट रिजर्व करवा लेते हैं, ताकि कोई उस सीट पे ना बैठे, ठीक है, आपको वो सीट अवेलेबल रहेगी। इसी तरीके से जैसे जो भी लोअर कास्ट के हैं या दलित वगैरह हैं, अगर अपन बात करें कि गवर्नमेंट ने ना 100 पोस्ट की वैकेंसीज निकाल रखी है, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी फिक्स कर देगा कि भाई 10 पे तो शेड्यूल कास्ट के लोग ही आएंगे, 10 ले लो या 20 ले लो, 20 पे तो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग ही आएंगे, 10 पर तो अदर बैकवर्ड जो कास्ट है वही लोग आएंगे, इनके अलावा कोई और नहीं आ सकता। तो ये इसे बोला जाता है रिजर्वेशन। क्लियर? समझ आया सबको? पीपल फ्रॉम दीज लिस्टेड कास्ट और ट्राइब्स कैन गेट हेल्प फ्रॉम रिजर्वेशन पॉलिसीज।
तो अब वो जो लिस्ट होती है, मतलब गवर्नमेंट जो एक पूरी लिस्ट मेंटेन करती है, और जब हमको इस तरीके की पॉलिसी का बेनिफिट चाहिए होता है तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ता है, और उस लिस्ट में जिनका भी नाम होता है उन्हें क्या मिलती है, उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर कॉलेज एडमिशन स्पेशली इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट दे यूज कट ऑफ मार्क्स। अब आपने देखे होंगे कट ऑफ मार्क्स, आपने सुना होगा कि भाई इतनी कट ऑफ, जैसे कोई पर्टिकुलर कॉलेज है उसमें एडमिशन चाहिए तो कास्ट वाइज कट ऑफ जा रही है कि ये पर्टिकुलर कास्ट है तो 90% आई होगी तो ही एडमिशन मिलेगा, अगर एससीज हैं तो 80% पे मिल जाएगा, एसटीज है तो शायद 70%। तो ये कट ऑफ मार्क्स होते हैं, कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं, तो ये भी रिजर्वेशन का ही एक टाइप है। दिस हेल्प्स दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू क्वालिफाई, और इसकी वजह से जो दलित्स थे, जो ट्राइबल्स थे, उन लोगों को भी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करने को मिली, जो कि पहले नहीं जा पाते थे, इतने अवेयर ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बना के उनका भी डेवलपमेंट के लिए मेहनत करी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑल्सो गिव स्कॉलरशिप टू दीज स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी देती है ताकि अगर ये लोग मतलब पुअर हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भी आगे पढ़ाई कर सके, गवर्नमेंट उसका पेमेंट करेगी तो स्कॉलरशिप्स वगैरह देती। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाती है, कुछ लॉज बनाती है, जिससे कि जो भी लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो सारा डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री से रिड्यूस हो जाए। क्लियर? अब नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, कि ये जो हम दलित और आदिवासीज की बात कर रहे हैं, या फिर लोअर कास्ट के लोग हैं जिनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया। अब यहाँ पे ना आपको एक स्टोरी बता रखी है, एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की, तो इस स्टोरी से हम समझेंगे कि क्या किया गया था। अब देखो, इन जगमलगुर, ये एक जगह का नाम है जहाँ पे एक स्टूडेंट था, रत्ना। अब क्या था यहाँ पे, देखो इस विलेज में क्या होता था कि जो भी दलित है या फिर जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं, इनके यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता था, हर 5 सालों में एक बार होता था। उसमें जो नेबरिंग विलेजेस है वहाँ से भी पंडितों को बुलाया जाता था, और जो भी लोअर कास्ट के लोग होते थे उन लोगों को क्या करना पड़ता था, मतलब ये कल्चर था कि उनको उन पंडितों के पैर धोने, और जिस पानी से वो पैर धोंगे ना, वो धोएंगे, वो पानी यूज करना होता है। तो अब ये रत्नाम की जो फैमिली थी वो ये ट्रेडिशन करती आ रही थी, उसके फादर हो गए, उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी किया। अब जब ये वाला मतलब इस फेस्टिवल का टर्न आया तो रत्नाम का नंबर था कि रत्नाम को ये काम करना है कि वो जितने भी प्रीस्ट आएंगे उन प्रीस्ट के पैर धोने और उस पानी को फिर यूज करना है। अब रत्नाम ने क्या करा, रत्नाम ने मना कर दिया कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब रत्नाम जो था ये पढ़ा लिखा था, पढ़ाई कर रहा था, स्टूडेंट है, तो उसके जो फोर फादर्स थे वो तो करते आ रहे थे कि भाई ट्रेडिशन है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन रत्नाम क्या था, रत्नाम पढ़ा लिखा था, तो उसका थोड़ा सोचने समझने की जो पावर थी वो बढ़ गई, कि उसने सोचा कि मैं क्यों करूँ। कहीं एक तरफ तो आप हमें बोलते हो कि ये तो अनटचेबल्स हैं, इनको मंदिरों में भी आना अलाउ नहीं है, फिर दूसरी तरफ उनसे ऐसा काम कर रहे हो, तो ये तो हमारी डिग्निटी को हर्ट करेगा ना। तो रत्नाम ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी रिचुअल था। अब जब इसने मना किया तो जो भी पावरफुल लोग से मतलब हम बोलेंगे कि जो भी हायर कास्ट के लोग थे, जो कम्युनिटी में हायर कास्ट के लोग थे, उन लोगों ने इस पर बहुत अगेंस्ट एक्सप्रेस किया कि ऐसा रत्नाम कैसे कर सकता है कि ज़्यादा पढ़ लिख गया, अपने आप को ज़्यादा ही बड़ा समझने लगा। इस तरीके से उसको बहुत ही इंसल्ट भी किया डिस्पाइट थ्रेट्स, और यहाँ तक कि उसको डराया धमकाया गया। लेकिन रत्नाम हमेशा अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने बोला मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, भले कोई मेरा साथ दे या ना साथ दे। तो डिस्पाइट थ्रेट्स एंड इवन हैविंग हिज होम सेट ऑन फायर, रत्नाम स्टूड फर्म एंड रिपोर्ट। अब क्या था कि रत्नाम ने नहीं किया ये सब,
अब उसके बाद जब लोग उसके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहे, यहाँ तक कि जो उसके खुद के कम्युनिटी के लोग थे ना, उसके कम्युनिटी के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया, वो भी चुपचाप खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम अभी रतनाम का साथ देंगे तो जो हायर कास्ट वाले लोग हैं वो हमको बॉयकॉट कर देंगे, हमें गाँव से निकाल देंगे, ये सब सोच के किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। अब रतनाम कहाँ चला गया? पुलिस में चला गया, एफआईआर करवाने चला गया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, या फिर हम बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाया है कि किसी के साथ भी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस अलाउ नहीं है। लोग उसकी बात मान नहीं रहे थे। रतनाम सबको कन्विंस कर रहा था कि जब मतलब जो इसकी कम्युनिटी के लोग थे उनका कहना था कि अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। तो रतनाम ने आंसर दिया कि हमें तो भगवान के पास जाने भी नहीं दिया जाता, तो भगवान तो हमें जानते भी नहीं है, फिर नाराज कैसे होंगे। तो वो उसकी कितनी भी बात थी, लेकिन कोई उसके साथ नहीं खड़ा था। वो पुलिस के पास चला गया, उसने एफआईआर करवा दी, और ये जो पूरा इशू था ना, ये मीडिया तक फैल गया। लोग मतलब मीडिया वाले आ गए, रतनाम की स्टोरी सब जगह पे जा रही है, प्रिंट हो रही है, लोगों को पता चल रही है। ऐसे केस में उसको बहुत डराया जा रहा, धमकाया जा रहा था। जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने क्या करा, उसके घर में आग लगवा दी, आग लगवा दी। अब वो क्या करेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको बॉयकॉट कर दिया गया, पूरी सोसाइटी से बॉयकॉट कर दिया गया, कि गांव से बाहर निकाल दिया कि तुम्हें यहाँ रहने का कोई राइट नहीं है। ये सारी चीज़ें फेस करते हुए भी रतनाम ने अपनी बात को नहीं छोड़ा। उसने बोला कि हमारे मतलब मेरे साथ जो भी इनजस्टिस हो रही है, इसके लिए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया हुआ है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। मैं इसमें कंप्लेन करूंगा और वो सारी चीजें सही करवाऊंगा। हिज ब्रेवरी कॉट द अटेंशन ऑफ द मीडिया एंड द रिचुअल वॉज कैंसिल। और उसकी, अब लोगों ने उसके साथ कितना बुरा किया, उसके घर में आग लगा दी, फिर भी वो हार नहीं माना। उसको बॉयकॉट कर दिया गया सोसाइटी से, फिर भी वो उसने पीछे नहीं हटा, कोई उसके साथ नहीं खड़ा था, अकेला था, पर फिर भी वो अब की हमारे साथ जो इनजस्टिस है उसके अगेंस्ट मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज रतनाम चुप रहेगा तो हमेशा इस सोसाइटी के लोगों को दबाया जाएगा। लेकिन अब उसने जो भी किया बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, फिर भी उसने किया। उसकी इस ब्रेवरी के बारे में मीडिया तक पता गया, मतलब मीडिया को पता चला, मीडिया ने उसकी खबरों को अदर स्टेट्स तक पहुंचाया, और ये सब बहुत बड़ा इशू हो गया। और फाइनली इस रिचुअल को कैंसिल कराया गया, कि गवर्नमेंट ने कैंसिल करा दिया कि इस तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। हाउएवर हिज फैमिली was still shunned by the village, forcing them to leave। लेकिन देखो वो जो हायर कास्ट के लोग थे ना, अभी भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको गांव से बाहर निकाल दिया, उसको यहाँ रहने का राइट नहीं है। दिस स्टोरी शोज द करेज इट टेक टू स्टैंड अप अगेंस्ट अनफेयर ट्रेडिशन एंड फाइट फॉर इक्वल राइट। पर ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि कैसे रतनाम ने ये जितने भी इनजस्टिस एक्टिविटीज, अनफेयर ट्रीटमेंट उसके साथ हो रहा था, उसके अगेंस्ट आवाज उठाई, और किसकी हेल्प ली, हमारे कंट्री के लॉज की हेल्प ली, और उन सब चीज़ों को उसने पूरी सोसाइटी, मतलब अब किसी के साथ भी नहीं हो, रिचुअल ही कैंसिल करवा दिया। तो इतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो कुछ रोल तो अब आप इस स्टोरी से हम समझेंगे कि कुछ रोल तो कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल कर रहा है, कुछ रोल गवर्नमेंट फुलफिल कर रही है, पर उसके साथ जो सोसाइटी के लोग हैं उनको भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तभी जाके इस तरीके की जो इनजस्टिस है वो खत्म होगी। अदरवाइज लोग सब कुछ चुपचाप सहन करते रहेंगे तो ये इनजस्टिस कभी भी खत्म नहीं होगी, भले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कितने ही आर्टिकल बन जाए। तो सबको कंबाइंड एफर्ट्स शो करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम इसी एक्ट को पढ़ेंगे, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। रतनाम यूज दिस लॉ टू फाइट अगेंस्ट द पावर एंड वायलेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स इन हिज विलेज। तो रतनाम ने इसी लॉ का सहारा लिया था। उसे पता था, वो देखो पढ़ा लिखा था, लिटरेट था, एजुकेटेड था, तो उसको पता था कि हमारे लिए लॉ बना हुआ है, तो इस लॉ के बिहाफ पे ही उसने कंप्लेन करी, और उसकी बात को सुना भी गया। ये एक्ट 1989 में बना था बिकॉज दलित एंड ट्राइबल पीपल वांटेड इट। द लॉ डील्स विद ऑनगोइंग बैड ट्रीटमेंट, स्पेशली द वायलेंट इवेंट्स इन द लेट 1970s एंड 1980s। कि क्या था कि भाई हमारी कंट्री में जो दलित्स होते थे, आदिवासी होते थे, मार्जिनलाइज लोग होते थे, उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट हो रहा था। इन लोगों ने बहुत मूवमेंट करी, आवाज उठाई, गवर्नमेंट के पीछे पड़े कि हमें कुछ चाहिए, ऐसा लॉ चाहिए जिससे ये अनफेयर ट्रीटमेंट खत्म हो सके।
तब जाके फिर 1989 में एक्ट पास हुआ था ये वाला, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मतलब जो भी अत्याचार इनके साथ होता है वो सब नहीं होगा। दलित ग्रुप्स आस्क फॉर स्ट्रॉन्ग लॉज दैट शो वायलेंस अगेंस्ट देम। तो वो चाहते थे कि उनके साथ जो भी वायलेंस हो रहा है, जो भी उनके साथ बुरा हो रहा है, इन सब के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज बने, गवर्नमेंट ऐसे स्ट्रॉन्ग कानून बनाए ताकि कोई इनके साथ इनजस्टिस करने से पहले सोचे कि अगर गवर्नमेंट को पता चलेगा तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग लॉज चाहते थे बिकॉज दे वांटेड फेयर ट्रीटमेंट। और उनका ये मानना था कि जैसे बाकी अदर कास्ट के लोग हैं, जब उनको इतनी इक्वालिटी मिल रही है सोसाइटी में, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हमारे साथ भी होना चाहिए। क्यों हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही। आदिवासी पीपल ऑल्सो आस्क फॉर राइट्स एंड लैंड बैक। और यहाँ तक कि वो ये भी चाहते थे कि हमारे जो भी लैंड हड़पे गए हैं, मतलब कन्फिस्केट किए गए हैं गवर्नमेंट ने, अपर कास्ट लोगों ने, रिच लोगों ने, वो सारे हमको वापस मिले। दे फेस्ड वायलेंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स वाइल दे वर ऑर्गेनाइजिंग। तो जब ये लोग मूवमेंट चला रहे थे सब इकट्ठे होके, तो इनको वायलेंस भी फेस करना पड़ा। मार रहे लोग इनको, इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर फिर भी वो अपनी बात पे, मतलब अपनी बात पे टिके हुए थे कि नहीं, हमको स्ट्रॉन्ग लॉज चाहिए। तो इतनी मेहनत करनी पड़ी है जब जाके ये लॉज बने। The law lists many terrible crimes to deal with the very bad things done to Dalits and Adivasis। अब जो लॉ है ना, उस लॉ में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। कौन कौन से लॉ, मतलब क्या क्या क्राइम्स होंगे जिसको इंक्लूड किया गया है। तो द एक्ट कैटेगराइजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑफेंसेस। तो इसमें ऑफेंस मतलब जो भी गुनाह होते हैं, तो उसको इंक्लूड किया गया ताकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन मिले। फर्स्टली इट टारगेट एक्शन दैट आर बोथ फिजिकली ब्रूटल एंड मोरली डिग्रेडिंग। अब यहाँ पे कि अगर कोई भी किसी दलित के साथ फिजिकली उसको परेशान करता है, उसको टॉर्चर करता है, उसको मारता है, ऐसी चीजें होंगी, या फिर मोरली डिग्रेड किया जाएगा, उसकी इंसल्ट करना, उसको हमेशा मतलब परेशान करना, इस तरीके से चीजें होगी, तो पनिशमेंट मिलेगी। Those who, for example, force a member of scheduled caste or tribe to consume inedible or harmful substance। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया कि कोई दलित है, दलित को कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं आपको ये चीज़ कंज्यूम करनी पड़ेगी जो कि इनएडिबल है, नहीं खाने लायक है, फिर भी उसे फोर्स किया जा रहा है तुम्हें ये खाना पड़ेगा, पीना। अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है, हार्मफुल सब्सटेंस उनको फोर्स किया जा रहा है कि आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में इस तरीके की चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और फोर्सिबली strip them of their clothing, parade them naked और subject them to any act that insults their dignity। या फिर किसी को मतलब उसके कपड़े उतार दिए, उसे नेकेड करके घुमा रहे हैं, उसके फेस पे वो जो ब्लैक रहता है वो उसका पूरा फेस ब्लैक कर दिया, या फिर उसके जो हेयर्स उसे शेव कर दिया, मतलब इस तरीके से किसी की भी डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में इंक्लूड की जाएगी। और कोई ऐसा करता है तो गवर्नमेंट उसको पनिश करेगी। Secondly, the act address offenses that deprive Dalit and Adivasis of their limited resource or compel them into forced labor। कि अगर कोई आदिवासीज को या दलित्स को या लोअर कास्ट के लोगों को फोर्स लेबर करवा रहा है कि नहीं आपको काम करना पड़ेगा, पैसे नहीं दे रहे, बहुत कम पैसे दे रहे, और जबरदस्ती उनसे काम करवाते जा रहे हैं, उनके रिसोर्सेस को अपने कंट्रोल में करते जा रहे हैं, ऐसा भी होगा तो भी पनिशमेंट्स मिलेगी। It penalized anyone who, for instance, unlawfully occupy or cultivate land that belongs to or is allotted to a member of scheduled caste or scheduled tribe। कि अगर कोई भी पर्सन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो भी लैंड होगा, उस लैंड को जबरदस्ती कैप्चर करता है, तो ऐसे केस में उस लॉ के अंडर उसको पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट मिलेगी, और जो लैंड है ट्राइबल पर्सन का उसको ही देना पड़ेगा। Furthermore, the act acknowledge the particular vulnerability of Dalit and tribal women to specific form of violence। और यहाँ तक कि जो दलित women है, इनके साथ भी किसी भी तरीके का कोई वायलेंस नहीं होगा। अगर कोई इनको मारना या फिर इंसल्ट करना, किसी भी तरीके से इनकी डिग्निटी हर्ट करना, ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट उस पर्सन को
पनिशमेंट देगी। इट देयरफॉर इम्पोज पेनल्टीज ऑन एनीवन हु असॉल्ट्स और यूजेस फोर्स अगेंस्ट अ विमेन। अगर कोई विमेन पे फोर्स यूज करता है, उस पे मतलब उसको मारना, इस तरीके की चीजें होती है, तो पेनल्टी लगाई जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी इस एक्ट के अंडर, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंडर। ठीक है, कोई भी उस फीमेल को डिसऑनर कर रहा है, ठीक है, उसकी डिग्निटी हर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी काम कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए, मोरली गलत है, उस काम को करने के पीछे फिर उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी लगेगी इस एक्ट के अंडर। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस एक्ट के वजह से जो भी ट्राइबल्स हैं, दलित्स हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिली। नहीं तो आप सोचो कि कितनी बुरी उनकी जिंदगी थी, कुछ भी कोई भी आके उनके साथ कुछ भी कर जा रहा है और वो कुछ नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो फिर जब ये एक्ट बना तो इस एक्ट से उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया है। आदिवासीज डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। The 1989 law is important for Adivasis activists. They use it to protect their rights to take back their old land. और इस एक्ट को फिर आदिवासीज ने यूज किया कि हमारे जो लैंड्स, जो इनके जहाँ के ये इनहेबिटेंट्स थे, जो लैंड्स थे, अगर गवर्नमेंट ने एनक्रोच किया हुआ है, या फिर हम बोलें कि गवर्नमेंट ने कैप्चर किया, या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने कैप्चर किया है, तो वो सारे लैंड इनको वापस मिलने चाहिए। Adivasis don't want to be moved from their homes and ask for punishment for people who take their lands using this law. कि अगर किसी ने इनके लैंड को कैप्चर किया हुआ है तो वो अपने लैंड को वापस लेना चाहते थे इस लॉ की हेल्प से, कि ये जो आदिवासीज के लिए लॉ बना है, इस लॉ की हेल्प से इनको इनकी जमीनें वापस मिले जो इनसे छीनी गई है। They say the law is like the constitution and helps stop non-tribal people from buying or selling tribal land. और यहाँ पे कि इस मतलब इस लॉ की हेल्प से काफी जो आदिवासी थे, ट्राइबल्स थे या दलित्स थे, इनकी लाइफ में सेफ मतलब सिक्योरिटी आई, सेफ अब ये लाइफ जी पा रहे, इनकी लैंड्स वगैरह इनको कंट्रोल कर पा रहे, और यहाँ तक कि इनके लैंड्स पर बाइंग सेलिंग ये सारी चीजें भी मना कर दी गई कि कोई इनकी लैंड को खरीदेगा बेचेगा नहीं। सीके जानू, अब ये सीके जानू कौन थी? सीके जानू जैसे एक्टिविस्ट होते हैं, ट्राइबल पीपल के बारे में जो उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम करते हैं, सोशल पर्सन जो होते हैं, रिफॉर्मर्स टाइप। तो एक्टिविस्ट एंड आदिवासी एक्टिविस्ट से द गवर्नमेंट लेट्स नॉन ट्राइबल पीपल यूज ट्राइबल लैंड्स एंड शी वांट्स पेमेंट एंड हेल्प फॉर आदिवासीज हु हैड टू मूव। अब यहाँ पे इनका कहना था कि ट्राइबल्स के लैंड्स पर जबरदस्ती किसने कब्जा कर लिया? नॉन ट्राइबल लोगों ने, या फिर जो बोले हम कि अपर कास्ट के लोग थे, फाइनेंशियली जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने फोर्सफुली उनके लैंड को कैप्चर किया। तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट लैंड नहीं दे पा रही तो कॉम्पनसेशन थे, पैसा दिलवाया उनको कि जितना उनके लैंड था कम से कम उतना पे करे ताकि उनको हेल्प मिल सके। She asked why government don't spend money to help Adivasis who moved when they spend lots of project in tribal land. कि अब इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसके लिए आदिवासी से लैंड खाली करवाया था, जंगल उनको जंगल छुड़वाए और वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, खूब गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, पैसा खर्च कर रही है। तो जब गवर्नमेंट वहाँ कर सकती है तो जिन आदिवासी लोगों को उन्होंने खाली करवाया, जगह खाली करवाई, तो उन लोगों की लाइफ के बेटरमेंट के लिए भी तो गवर्नमेंट काम करे, उनको पढ़ाना, उनको जॉब देना, उनको बेटर रहने की फैसिलिटीज देना, उसमें भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अपना स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर्स वगैरह करने चाहिए। जस्ट हैविंग राइट्स, लॉज और रूल्स रिटन डाउन डजंट मीन दे आर फॉलोड इन रियल लाइफ। अब यहाँ पे देखो एक और बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखे हुए हैं। अब जैसे मैं इसी बात पर आपको एग्जाम्पल दूं कि जैसे अपन ने बात करी कि आर्टिकल 15 अपने बॉलीवुड में मूवी, अब हमारा जो आर्टिकल 15 मतलब किसी भी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, जेंडर, रिलीजन। ठीक है, कोई किसी भी कास्ट का हो, कोई से भी कलर का हो, कितने भी अमीर हो गरीब हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन उस मूवी में दिखाया गया पर फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि भले कितने ही राइट्स बन गए, लॉज बन गए, सारी चीजें थियोरेटिकली अलग है और जब प्रैक्टिकल बात आती है तो वो चीजें अलग हो जाती है। तो सिर्फ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में या सिर्फ हमें लॉज ही नहीं बनाने, उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है
तभी हमारी कंट्री में ये जो मार्जिनलाइजेशन की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आप सिर्फ ऑन पेपर रूल्स बनाते रहोगे लेकिन वो सोसाइटी में अप्लाई कुछ होगा ही नहीं, तो उससे सिचुएशंस इंप्रूव नहीं होगी। जस्ट हैविंग राइट्स, लॉज और रूल्स रिटन डाउन डजंट मीन दे आर फॉलोड इन रियल लाइफ। कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिख दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली में फॉलो हो रहा है या नहीं हो, ठीक है। वी नीड टू वर्क ऑन मेकिंग देम द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर हाउ पीपल इवन लीडर्स एक्ट। हमें ही करना पड़ेगा कि वो सारी चीजें जो भी लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमारी कंट्री में एक्चुअल फॉलो हो। उसमें गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। पीपल हैव ऑलवेज ट्राइड टू अचीव इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। कि हर इंसान, कोई सी भी कास्ट का हो, कोई सी भी जेंडर, सब यही चाहते हैं इक्वालिटी, कि हमको इक्वल ट्रीट किया जाए। सब चाहते हैं कि उनकी वैल्यू की जाए, उनकी रिस्पेक्ट हो, जस्टिस चाहते हैं। तो यही सारे लोग चाहते हैं। और क्या दिक्कत है देने में? क्यों हम किसी को उसकी कास्ट के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? क्यों हम किसी के जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? नहीं ना। अगर हम सोसाइटी में सबको इक्वल वैल्यू देंगे तो हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी, डेवलपमेंट होगा, कंट्री का सोशल डेवलपमेंट होगा। दिस हैज हैपेंड इन डिफरेंट वेज थ्रू आउट हिस्ट्री एज वी सी इन दिस चैप्टर। तो हमने यही सब चीजें देखी कि कैसे कि भले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी हो पर फिर भी कितनी डिस्क्रिमिनेशन, कितना मार्जिनलाइजेशन, सब कुछ हो रहा है। Even in a democratic society, there always need for ongoing efforts like fighting, speaking up, discussing and organized to make things fair. तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो तभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें एफर्ट्स करने चाहिए। अगर हमें गवर्नमेंट का सामना करना पड़े तो वो भी करें, हम बातचीत करें, डिस्कशन हो इस चीज़ पे, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स कभी भी क्रिएट हो सोसाइटी में तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकले। क्लियर? तो यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे हमने मार्जिनलाइजेशन को समझा और किस तरीके से हम मार्जिनलाइजेशन को खत्म करने के लिए एक्शन लेते हैं, क्या क्या एफर्ट्स किए गए। ह्यूमन बीइंग्स ने भी एफर्ट्स किए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एफर्ट्स किए और हमारी गवर्नमेंट ने भी एफर्ट्स किए डिफरेंट पॉलिसीज बना के। और इन सब चीज़ों का ये रिजल्ट रहा कि हमारी कंट्री से जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक, हम बिल्कुल ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि 100% ही खत्म हो गई, पर हाँ काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री से खत्म हो चुकी है। लेकिन और हमें एफर्ट्स लगाने और मेहनत करनी है ताकि हमारी कंट्री का सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।